हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया से चल रही होगी। लगातार आप सभी लोगों का मैसेज आ रहा है कि यूपी पीसीएस का जो 2021 का नोटिफिकेशन है और जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। स्पेशली प्री के लिए बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि प्री कैसे निकाला जाए, कैसे हम उसमें एक्सेल करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ARO जो 2000 आपका 21 का आने वाला है, तो उसके लिए उसको 21 कह सकते हैं, 20 कह सकते हैं, क्योंकि आपका जनवरी में अगर आएगा तो वो 21 ही हो जाएगा। तो बेसिकली ARO यूपीपीएससी का जो है और जो यूपीपीसीएस है उसके लिए लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नया साल है सर, हमें उसके लिए तैयारी करनी है, प्लीज़ आप बताइए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ARO का तो मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आपने वो ना देखा हो तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि यूपीपीसीएस का जो 2021 का प्री है वो कैसे निकाला जाए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि जो कोई भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इसमें सारे डाउट, सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप इसको पूरा देख लें, उसके बाद कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आप ऐसा ना करें कि आप पूरा आधा वीडियो आप स्किप कर देते हैं, फिर आप वही जेन्युइन डाउट जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर रखा होता है वो आप बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, फिर आप कहते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि आप कम समय में इफेक्टिवली ज़्यादा आउटपुट ले आओ, ज़्यादा रिटर्न ले आओ, ज़्यादा अच्छे से आप कम समय में तैयारी कर पाओ और आपका प्री निकल जाए। और बुक लिस्ट भी मैं इसमें बताऊंगा, क्योंकि बुक लिस्ट के रिगार्डिंग या क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट अब रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस में कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है, कितना ज़्यादा हाई है। उस वजह से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ रिलेवेंट है, क्या चीज़ इररिलेवेंट है, इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है। अब उसमें एक दो लोग ये भी बोलते हैं कि अरे सर आपने तो बुक लिस्ट बता दी, ये तो सबको मालूम है, ये तो गूगल पे भी है। देखिए ऐसा है, गूगल पे तो सब कुछ है, बट द थिंग इज़ कि क्यों यूट्यूब चैनल्स पे इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं लोग बता रहे हैं, लोग उनसे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि गूगल पे जो चीज़ लिखी हुई है, हर बच्चे के दिमाग में हर किसी का पोटेंशियल उतना नहीं है कि जो चीज़ लिखी हुई है उससे वो सारी चीज़ें समझ ले। और वहाँ पे गूगल जो है वो सारे डाउट्स या सारे जेन्युइन क्वेरीज आपकी रिजॉल्व नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये कि बुक लिस्ट बताने का मतलब ये भी होता है कि आप सपोज जीनियस हैं, या आप सपोज ऑलरेडी एसडीएम है, या आप ऑलरेडी आईआरएस हैं, ठीक है, आपको सारी चीज़ मालूम है, आपको पूरा ज्ञान है, आपको सब चीज़ मालूम है। तो आपके लिए ये वीडियो या ये बुक लिस्ट जो है वो इरिलेवेंट हो सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सेल कर चुके हैं, आपका लेवल अप है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएस की या ARO की, उन्हें बुक लिस्ट के रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग बहुत से डाउट होते हैं जिनको दूर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए वो यूट्यूब चैनल्स पे आकर के चीज़ों को सर्च करते हैं। तो आप प्लीज़, एक दो लोग जो ये कमेंट करते हैं कि अरे सर आपने तो बुक लिस्ट बता दी, ये तो केवल गूगल पे भी थी, ये आप क्यों बता रहे हैं, तो आप ऐसे कमेंट ना किया करिए। आपके अगर वो काम का नहीं है तो आप ना देखिए, लेकिन जिन लोगों के काम का है आप उन्हें देखने दीजिए, क्योंकि उन लोगों के लगातार मैसेज आते हैं, लगातार उनकी क्वेरी रहती है। अब बात करते हैं कि यूपी पीसीएस के लिए हम ऐसा क्या करें, क्या बुक लिस्ट हम लें, किन किन सब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ें पढ़ें कि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो और कम रिसोर्सेज के साथ हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री निकालना है 2021 का, तो अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो जिन भी किताबों को आप ले रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आप कम से कम रखिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। ये तो सबसे पहली एक टिप है, या आप इसको कह लीजिए सजेशन है, एडवाइस है, या जो भी आप जैसा भी समझें समझ लीजिए। आपको किताबें कम से कम रखनी है, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी किताबें या जो ले रहे हैं उनको एक बार सोच समझ के पहले देख लीजिए। दुकान पे जाइए या जहाँ पर भी आपको देखना है ऑनलाइन, पहले से सोच समझ के खूब एनालिसिस कर लीजिए कि मुझे ये किताब लेनी है कि ये लेनी है, ठीक है। जब चूज़ कर लिया कि मुझे ये लेनी है और किताब खरीद ली, उसके बाद में दूसरी तीसरी किताब पे मत भागिए, वरना आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। एक सब्जेक्ट की 5-5 किताबें पढ़ेंगे, फिर आपका जब एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप कहेंगे अरे मेरा निकला क्यों नहीं, मैंने तो सब पढ़ा था। सब नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू हैव टू नॉट टू स्टडी, ठीक है ना। क्या चीज़ पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ये जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। लगातार बच्चे एक्सेल कर रहे हैं, वो अलग लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, वो करंट भी रट के जा रहे हैं। अगर आप सही तरह से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो ये दो खास बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब अगर स्टार्ट करें कि आपका यूपी पीसीएस में क्या रहता है, तो देखिए आपका 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में अगर आप पिछले 2-3 साल का ट्रेंड देख लें, तो अगर आप 150 में से 100 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाते हैं तो आप इन हैं, आपको कोई भी प्री में रोक नहीं सकता।
कभी 90 जाएगी, कभी 92 जाएगी, कभी 95 जाएगी, कभी 85 ही चली जाएगी। यूपी जैसे इस बार 2020 में आपने देखा है कि 82-83 के आसपास भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत से लोग का 86 पे हुआ है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरा 87 पे नहीं हुआ। तो मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं। यूपी से 2020 में क्या हुआ वो तो एक बात की बात है, बट बेसिकली अगर आप 150 में से 100 क्वेश्चन सही करके आते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद में, तो आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, यहाँ पे जिस बारे में मैं बात करूँगा वो मैं 100 क्वेश्चन को सही करने की बात करूँगा, पूरे 150 के 150 सही नहीं करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के लिए हम कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स जो है वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे कई बार 30 से 32 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, कभी 28 आते हैं, 25 से ऊपर ही क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो अगर आपका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप औरों से एज ले जाएंगे, क्योंकि अगर देखिए हिस्ट्री हर कोई पढ़ता है, ज्योग्राफी हर कोई पढ़ता है, बहुत से लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल भी होता है, तो वो लोग ये सब्जेक्ट जो है वो उसके क्वेश्चन जो आएंगे वो गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसी का अगर इकॉनमी ऑप्शनल है तो वो इकॉनमी के क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, लेकिन करंट अफेयर्स हो सकता है कि उसने इतने अच्छे से ना पढ़ी हो। तो करंट अफेयर्स अगर आपने 30 क्वेश्चन सपोज आ रहे हैं और आपने 28 से 29 सही कर लिए, तो आप उससे कितना आगे निकल जाएंगे आप खुद देख लीजिए। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छा तरीका देखिए अब ये है, देखिए पहले क्या होता था, पहले बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल और एकदम रटा रटाया पूछता था, तो वो अगर आप नॉर्मल मैगजीन वगैरह में पढ़ लेते थे आपका काम बन जाता था। इतना कोई न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस पहले नहीं हुआ करती थी यूपी पीसीएस प्री के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जैसे जैसे यूपी पीएससी ने यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपीएससी को फॉलो करना शुरू किया है, तब से अब न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और न्यूज़पेपर और मैगजीन में सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये है कि न्यूज़पेपर जो है उसमें एनालिसिस होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एनालिसिस होता है इन्फॉर्मेशन का। और जो आपकी मैगजीन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। उसमें कोई चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक टाइम के बाद कि यार इसमें मैं हर चीज़ रट रहा हूँ, मैं समझ नहीं रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें वो हर चीज़ को, जैसे अगर कोई एक टॉपिक है उसके 5 सेगमेंट हैं, तो उन 5 सेगमेंट को वो कोरिलेट करके बताते हैं, ठीक है ना। उसमें पूरा एनालिसिस दी गई होती है, तो वो चीज़ों को जब वो इंटरकनेक्शन उनका जो होता है उससे आपको बेटर रिटेन होता है, आप ज़्यादा बेटर वे में समझ पाते हो। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जो पेपर, आप इसमें ये ना पूछेगा कि सर मैं द हिंदू पढ़ूँ, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ूँ, या मैं दैनिक जागरण पढ़ूँ, अमर उजाला पढ़ूँ, या क्या पढ़ूँ। कोई भी पेपर आप ले लीजिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़ सकते हैं तो हिंदी पढ़िए, जो आपके घर में आता है वो लीजिए, अलग से कोई पेपर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी पेपर आते हैं लीजिए, यूपी पीसीएस के लिए आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम इररिलेवेंट है, ठीक है। कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपको रोज़मर्रा की जो भी हमारे देश विदेश की न्यूज़ हैं वो आपको मिलती रहेंगी, वो सब उसको आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया। मंथ के अंत में, जैसे आपने पूरे महीने पेपर पढ़ा, रोज़ आपने आधा 1 घंटा पेपर पढ़ा, महीने के अंत में कोई भी एक मैगज़ीन, इसमें कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड या कोई एक पब्लिशर की बात नहीं है, जो भी मैगज़ीन जिसमें गलतियां ना हो और आपको कंफर्ट रहता हो, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे वो आपकी क्रॉनिकल हो, चाहे वो आपकी दृष्टि हो, चाहे वो आपकी घटना चक्र हो, चाहे वो आपकी परीक्षा मंथन हो, चाहे वो आपकी घटना सार हो, XYZ कोई भी, जिसमें आपको कंफर्ट रहे, जो आपको अच्छी लगे, जिसकी लैंग्वेज आप पढ़ पाएँ ईजिली, उसको आप लीजिए और उसको आप पूरा अच्छे से कवर कर ले जाइए। तो एक तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा डेली के डेली, और इन दी एंड आपने मंथ के एंड में आपने वो मैगजीन लेकर के कवर कर लिया, तो आपका जितना भी करंट अफेयर्स उस महीने का होगा वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद में यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पहले एक महीना पहले या 25 दिन पहले आपकी दृष्टि करंट अफेयर्स करके घटना चक्र की आती है, घटना सार की भी आती है, और इसी तरह से परीक्षा मंथन का भी कंपाइलेशन आता है। वो लोग 3-3, 4-4 महीने के गैप में निकालते हैं। तो वो कोई भी एक ले सकते हैं, या अगर आपको बहुत पढ़ना है तो आप कोई भी 2 ले सकते हैं, घटना सार या घटना चक्र दोनों ले लीजिए, और इन दोनों को लेकर के आप वो एकदम रट जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर से नहीं आएगा। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आपका कितने क्वेश्चन आपके इन सब मटेरियल या इन सब चीज़ों से बाहर आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको टू द पॉइंट तैयारी करनी है। घटना सार, घटना चक्र पकड़ लीजिए, या दृष्टि पकड़ लीजिए, कोई भी मतलब 1 या 2 मैगजीन पकड़ लीजिए, उन्हीं से लगातार पढ़िए। न्यूज़पेपर रीडिंग अब इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब यूपीपीएससी पहले जैसा नहीं रहा है, अब वो IAS यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, तो अब पेपर पैटर्न भी थोड़ा हायर है, अब क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको ये मेंस में भी हेल्प करेगा। इसके बाद में मैंने आपको करंट अफेयर्स का बता दिया है। इसके बाद में एक टॉपिक आपका है आर्थिकी। तो देखिए आर्थिकी में जो है आपका, उसमें मिनरल्स वगैरह, तो अब हम जिस बारे में बात करेंगे वो है आपका आर्थिकी। जो आर्थिकी से आप में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आपका जो होता है मिनरल प्रोडक्शन,
जो भी हमारे देश में जो भी मिनरल के प्रोडक्शन होता है, जो भी हमारे मेन मेजर या माइनर मिनरल हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली आपका कोयला से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर साल ही ऑलमोस्ट आता है। तो मिनरल प्रोडक्शन जो भी है वो आपका आर्थिकी में कवर होता है, और इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी, जैसे आपका जितनी भी आपकी रबी फसल हैं या खरीफ क्रॉप्स हैं, तो उनका जो MSP वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मिनरल प्रोडक्शन ये सब आपका आर्थिकी में आता है। तो इसके लिए स्पेशली एक घटना चक्र की एक बुक आती है आर्थिकी, ठीक है, वो हर साल निकलती है। तो वो जो है आप लोग जानते भी होंगे, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, और हर कोई आई थिंक जो एग्रीकल्चर और मिनरल का प्रोडक्शन है वो इसी से कंप्लीट करता होगा। तो आप उसको कवर करना ना भूलें। देखिए, अगर 2020 में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या मिनरल प्रोडक्शन नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि 2021 में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये जो 2 टॉपिक हैं, चाहे वो मिनरल का प्रोडक्शन हो चाहे वो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, ये आपको आर्थिकी से कंप्लीट तैयार करके, अपडेटेड जो है वो तैयार करके जाना ही जाना है। और इसके अलावा आर्थिकी के लिए इतना ठीक है, इतना आप करते हो तो आपका हो जाएगा। स्पेशली उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ज़रूर देखें, जैसे जो मेन क्रॉप्स हैं तो उनका MSP कितना है, उनका अगर हाल में कुछ चेंज हुआ है तो वो ज़रूर देखें। इसके बाद अगर हम बात करें तो कृषि की, तो अब अगर हम बात करें तो कृषि में क्या करना है आपको, इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक बार आप उनको देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि 4-5 क्वेश्चन हैं वही हर बार रिपीट होके आते हैं। या तो कभी पूछ लेगा कि जो खैरा रोग है वो किस में होता है, धान में होता है या किस में होता है, या फिर पूछ लेगा कि जो पॉपुलर आपकी हैं प्रजातियाँ, तो वो पूछ लेगा कि ये किसकी है, वरुणा किसकी है या कौशल किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूंगफली की कौन है या सरसों की क्या है। तो इस तरह से आपको जो मेन प्रजातियां हैं या मेन चीज़ें होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो जब आप एनालिसिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आप उसमें आपका कवर हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं वही आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा अगर कृषि के जितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर आपको सही करने हैं, तो आप ये कर सकते हो कि कृषि और प्रौद्योगिकी करके एक परीक्षा वाणी की किताब आती है, आप लोग ज़रूर जानते होंगे। उस किताब को लेकर के उसके जो कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए, तो आपको मेन चीज़ें जितनी भी हैं वो सब उसी से मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका कृषि की बात हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, आर्थिकी हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इकॉनमी के लिए क्या करें। देखिए, इकॉनमी का जो सेक्शन आपका आता है यानी कि अर्थव्यवस्था का, उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, तो वो आपका करंट अफेयर्स से तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो आपको मालूम होनी चाहिए। और वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, चाहे वो आपको किसी भी मैगजीन में मिले, चाहे वो आपको न्यूज़पेपर में मिले, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर अच्छे से पढ़ा करिए। और उसके जो टर्म्स होते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजस्व घाटा क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो टर्म दिए रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में, उनका मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पूंजी खाता क्या होता है, राजस्व खाता क्या होता है, ये सब चीज़ें मतलब आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और इसके लिए, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, आप जो बुक्स हैं मार्केट में, जो भी आपको सही लगे, जैसे कि एक परीक्षा वाणी की किताब आती है, इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है, तो ये दोनों बुक हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है। इंग्लिश मीडियम के लिए संजीव वर्मा जी की बुक आती है, इसके अलावा श्री राम IAS के नोट्स आते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक भी आता था इकॉनमी के लिए, और इसके अलावा NCERT की किताबें हैं। मतलब मार्केट में सोर्सेज बहुत हैं, ठीक है, आपको सब नहीं पढ़ने हैं। कोई भी एक जो सोर्स है वो आप पकड़िए और आप उससे पढ़िए जो आपको सही लगे, ठीक है। मैंने आपको 3-4-5 ऑप्शन दे दिए कि हाँ ये डिसेंट है। अब कोई दत्त सुंदरम पढ़ता है तो वो गलती है, दत्त सुंदरम नहीं पढ़नी है, ना ही आप समझ पाओगे। रमेश सिंह डिसेंट है, बट वो UPSC के लिए ज़्यादा कारगर है, और UPPCS में आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आप उतना ना पढ़ो, परीक्षा वाणी वगैरह देख लो, दृष्टि देख लो, या नॉर्मल NCERT कर लो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये इकॉनमी की बात हो गई। इसके अलावा अगर बात करें जनसंख्या नगरीकरण की, देखिए जनसंख्या नगरीकरण का ये है कि अब 2021 में आपकी फिर से होनी है। 2020 में से ही स्टार्ट होनी थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में वो चीज़ टल गई है, अब वो 2021 में होनी है। तो अगर PCS का एग्ज़ाम पहले होता है, डेटा आने के पहले, तो आपके लिए पुरानी वाली ही कारगर होगी, ठीक है ना। तो जनसंख्या नगरीकरण का यार ये सीन है, कभी कभी इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी 2-3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि 10 साल से वही चल रही है, 2011 के बाद से। तो लगभग हर किसी को जनसंख्या नगरीकरण के जो क्वेश्चन आते हैं वो याद होते हैं, वो लोग सही करके ले जाते हैं। तो आप ये क्वेश्चन गलत करने का रिस्क ले ही नहीं सकते। तो इसको यार एक बार पढ़ के रख लो, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ठीक है, टाइम तो उसमें देना पड़ेगा। तो उसको एक बार अच्छे से करके रख लो, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मतलब एकदम फालतू के मिल जाते हैं,
ठीक है ना, मतलब उसमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो एक बार पढ़ लो तो उसके लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है, घटना चक्र की भी आती है, आपको मतलब जो अर्थ की आती है उसमें भी पीछे मिल जाता है। तो जो मेन चीज़ें हैं यार वो पढ़ लो, बहुत ज़्यादा डेटा रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ें देख लो कि हाँ लिटरेसी रेट में क्या है चल रहा है जनसा, और आपका जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें क्या चल रहा है, ठीक है ना, सेक्स रेशियो कितना चल रहा है। तो मतलब मेन जितनी चीज़ें हैं वो देख लो कि उसमें कौन सी यूनियन टेरिटरी आगे है, कौन सा स्टेट आगे है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन किस में आगे है, कौन किस में पीछे है, तो ये सब देख लो। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल है आपका, यूपी स्पेशल का भी यही सीन है। यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ में कभी कभी एकदम से 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं आता है, या कभी कभी एक ही 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप इसको गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते, और यार गलत करना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक बार यूपी स्पेशल पढ़ लोगे तो आपका ये यूपी पीसीएस के मेंस में भी तो फ़ायदा देगा। तो इसको सिर्फ और सिर्फ प्री का टॉपिक समझ के मत पढ़ो, आप इसको मेंस के रिगार्डिंग पढ़ो। और यूपी स्पेशल अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका ये पूरा प्री मेंस में काम देगा, इवन आपका इंटरव्यू में भी काम देगा। और आरओ में तो 8-9 नंबर का यूपी स्पेशल पूछा ही जाता है। तो यूपी स्पेशल के लिए वही आपके 2 सोर्स मेन हैं, एक तो आप परीक्षा वाणी है, एक आपका घटना चक्र है। घटना चक्र की तथ्यसार आती है, बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली पॉपुलर है, हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे। उसको लेकर के यार उसको एक बार पूरा रट लोगे, पूरा पढ़ लोगे, उसके जितने भी मेन टॉपिक हैं जैसे कि वन्य जीव विहार हो गया, पक्षी विहार हो गया, या वहाँ का प्रशासनिक ढांचा यूपी का कैसा है, या यहाँ पे मिट्टियाँ कैसी पाई जाती हैं, फॉरेस्ट यहाँ पे कैसे हैं, तो और यहाँ की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो इस टाइप से अगर आप बेसिक चीज़ें सारी कर लोगे तो आपका यूपी स्पेशल नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं एकदम सॉलिड हो जाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स में 30 में से आपने 28 क्वेश्चन किए, आर्थिकी में आपके अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो आपने सही किए, इकॉनमी में आपने अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अगर आपने 5-6 बना लिए, या अगर 10-12 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपने 8-9 बना लिए, कृषि में आपने 3-4 क्वेश्चन आए वो आपने अगर सही कर लिए, जनसंख्या नगरीकरण के 2-4 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन आए वो अगर आपके गलत नहीं हुए, तो मतलब आप औरों से कितना आगे रहोगे। यूपी स्पेशल आता है तो उसमें भी आप आगे रहोगे। अब जो मेन जो टॉपिक्स आपके बचे हैं, जो सब्जेक्ट आपके बचे हैं, ये अगर देखा जाए तो आपको, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इन 5 सब्जेक्ट पे देना है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मैंने बाद में इनको इसलिए रखा है ताकि इनकी जो इंपॉर्टेंस है मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, अच्छे से बता सकूँ। आप देखिएगा यूपी पीसीएस का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए बीते 8-10 सालों का, ठीक है, या आप इवन आरओ का उठा के देख लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और साइंस, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, कि अगर आपने इन पे कमांड बना ली और करंट अफेयर्स आपका अच्छा है तो आपका प्री किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। अगर आपने जनसंख्या नगरीकरण, यूपी स्पेशल, कृषि ये सब नहीं भी कर रखा है, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट और इसके साथ में करंट अफेयर्स अच्छा है तो 100 क्वेश्चन आप आराम से करके आओगे, कोई मतलब आपको रोक नहीं सकता। तो हिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के लिए मार्केट में तमाम बुक्स हैं, आप जानते भी होंगे। सबसे पहले तो एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी आपको ना अच्छी लगे तो एक एसके ओझा करके आई गेस उनकी बुक आती है, परीक्षा दृष्टि की है शायद वो, तो उनकी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए तमाम सोर्सेज हैं, एक आपकी ज्ञान पब्लिकेशन की बुक आती है। मतलब हिस्ट्री में सोर्सेज की कमी नहीं है, बट इसमें आपको देखना ये है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। जो सोर्स आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम भी आती है बिपिन चंद्रा जी की, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके, वो भी आती हैं। तो जो आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम ले लेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ी जाएगी आपकी। और बाकी एंशियंट और मिडीवल के लिए RS शर्मा जी की, और एक और हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मिडीवल की लिखते हैं वो, तो आप उनकी बुक देख सकते हैं। लेकिन वो लेंदी है, मतलब वो काफ़ी उसमें काफ़ी डिटेल में हर चीज़ दी गई है, ठीक है। तो वो आपका पूरा मेंस के लिए भी काम कर जाएगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कम समय में कितना आप कर सकते हैं। कोई ऐसी बुक ना ले लीजिएगा जो 1000-2000 पन्ने की किताब हो या 500-600 पन्ने की बड़ी बड़ी किताबें हों और आपके पास टाइम कम हो, वरना आप पढ़ तो पाएंगे नहीं, उल्टा डिप्रेस हो जाएंगे। तो कोई भी सोर्स जो आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए भी महेश भड़वाल जी की किताब आती है। इसके अलावा आपका सविंदर सिंह हो गए या आपका माजिद हुसैन हो गए। और इसके अलावा सबसे जो अच्छा सोर्स है ज्योग्राफी पढ़ने का वो ये है कि यार आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में जितना ल्यूसिड लैंग्वेज में, मतलब ईजी लैंग्वेज में आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें बताई गई हैं, उतना कहीं नहीं है। वो पढ़ लो। ये वो नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप महेश भड़वाल पढ़ लो या माजिद हुसैन पढ़ लो, कोई भी जो अच्छी लगे पढ़ लो, जिसकी लैंग्वेज अच्छी लगे, आपका काम बन जाएगा। बट ज्योग्राफी जब भी पढ़िए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ पढ़िए तो आप मैप अपने साथ ज़रूर रखें, और मैपिंग बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। जितना ज़्यादा हो सके एटलस आप देखिए, एटलस में सारी चीज़ों को उसमें पिन पॉइंट करिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कौन सी लैंडलॉर्ड कंट्री है, कौन सा जो रिवर सिस्टम है उसका कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ गिरती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें, मतलब आपका जो
ज्योग्राफी है वो आपका आधे से ज़्यादा तो मैपिंग के अराउंड ही घूमता है। अगर आपने मैपिंग अच्छी कर ली तो आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी दो आपके मेजर पोर्शन है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में अपनी पकड़ मजबूत बनाइए अगर आपको यूपी पीसीएस का प्री निकालना है तो। इसके अलावा अगर बात करें तो पॉलिटी की, तो देखिए पॉलिटी जो है ये कंपैरेटिवली एक ईजी सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो याद करनी है। ठीक है, अगर आपने एक बार उन्हें याद कर लिया तो आपका वो क्वेश्चन शॉर्ट होता है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक भी है, फिरोज शाह तुगलक भी है। कुछ चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई, कुछ चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनवाया। लेकिन अगर सेम यही चीज़ आप पॉलिटी में देखें तो पॉलिटी में आर्टिकल 21 में क्या है वो आर्टिकल 25 में नहीं होगा, जो आर्टिकल 25 में है वो आर्टिकल 44 में नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करती हैं। हिस्ट्री में कंपैरिजन में आपको ज़्यादा रटना पड़ेगा, ज़्यादा समझना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉलिटी एक स्कोर फैचिंग आपका सब्जेक्ट है। पॉलिटी में अच्छे से टाइम दीजिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया, पंचायती राज हो गया, या फिर आपका पूरा पार्लियामेंट वाला सब्जेक्ट चैप्टर है। इसके अलावा आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर और प्रेसिडेंट है। तो इन सबको कंपैरिजन में करके पढ़िए कि अगर हमारे यहाँ स्टेट में गवर्नर होता है तो भैया सेंटर लेवल पे कौन होता है, हमारा जो अटॉर्नी जनरल है, हमारा जो सॉलिसिटर जनरल है। तो इस तरह से पूरा मिला के कंपैरिजन करके पढ़िए। जो भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक टॉपिक करके आप लेके चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट जिनसे पूछा जाता है। पॉलिटी के लिए सोर्स अगर पूछा जाए तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, जब से यूपीएससी को फॉलो करना यूपीपीएससी ने स्टार्ट किया है, तब से लक्ष्मीकांत की वैल्यू यूपीपीसीएस के लिए भी हो गई है। आप लक्ष्मीकांत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आपको अगर टफ लग रही है स्टार्टिंग में अभी, तो आप जो परीक्षा वाणी की किताब आती है आप वो ले सकते हैं। उसमें अच्छे से सारे टॉपिक्स समराइज़ करके बताए गए हैं, एमसीक्यू भी अच्छे खासे दिए गए हैं। तो आप परीक्षा वाणी की बुक भी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें एनवायरनमेंट और साइंस की, देखिए साइंस जो है ये एक, जो भी बायो बैकग्राउंड वाले हैं या जो भी साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो ये बहुत ईजी सेक्शन रहता है और वो अच्छे से इसमें नंबर खींच ले जाते हैं। और जो बायो के हैं उनके लिए तो और अच्छा रहता है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा आते हैं। जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एंजाइम हो गया, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए जो भी आपकी एनसीईआरटी जो आपकी चलती थी 6 to 10 की, वो आप कर सकते हैं। उसमें भी जो मेन चीज़ें हैं, जैसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो पूछा नहीं जाता है, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है फिजिक्स का। या केमिस्ट्री की कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं पूछी जाती है, ऑक्टेन नंबर निकालना, ये सब जैसे नहीं पूछा जाता है, तो इनको सबको नहीं पढ़ना है। जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे लाइट का चैप्टर है, ध्वनि का चैप्टर है, ठीक है, या आपका इसी तरह से बायो में प्रोटीन के बारे में है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में है, या आपका ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना, पेनक्रियाज वगैरह है, पूरा जो हमारे फिजियोलॉजी होती है हमारे पूरे सिस्टम की, हमारे बॉडी की। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बनते हैं, लगातार विटामिन से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो वो आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, अच्छे से ईजी लैंग्वेज में बताया गया है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी नहीं करते हैं तो आप ल्यूसेंट से कर लीजिए, ल्यूसेंट के साइंस से। उससे भी नहीं करते हैं तो इसके अलावा एक स्पीडी पब्लिकेशन की एक साइंस की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यू वगैरह दिए गए हैं और काफ़ी दिए गए हैं। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो अगर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ये आपका साइंस हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट, यार इन्वायरमेंट के लिए क्या करें। तो देखिए, जब से यूपीपीसीएस के साथ में आपको मालूम है कि अब आरएफओ और जो आपका फॉरेस्ट रेंजर वाला एग्ज़ाम है वो भी होता है, तो वो होता है तो ऑब्वियस है कि आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन जरूर आएगा और 10, 12, 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये आपको मालूम है। तो आप क्यों उसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस सेक्शन से सही हों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। इन्वायरमेंट के लिए भी सेम वही चीज़ है कि कई बुक्स आती हैं, जो आपको कंफर्टेबल रहा है वो कर सकते हैं। अगर आप शंकर आईएएस करना चाहते हैं जैसे यूपीएससी वाले करते हैं तो आप वो कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा उससे। शंकर आईएएस अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसके अलावा जो आईसीएसई बोर्ड की जो 11th-12th की जो बुक्स हैं एनवायरनमेंट की, आप वो कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं। उसमें ईजी लैंग्वेज में पॉल्यूशन वगैरह, बायोडाइवर्सिटी वगैरह सारे चैप्टर्स को समझाया गया है। अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो एक टाटा मैग्राव हिल पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप देख सकते हैं, वो भी काफ़ी डिसेंट है। और इसके अलावा 2 बुक जो हैं जो सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले पढ़ते हैं वो हैं, एक आपकी परीक्षा वाणी की और एक आपकी दृष्टि पब्लिकेशन की। दृष्टि पब्लिकेशन ने कॉन्सेप्ट भी सारे अच्छे से बताए हैं, उसके अलावा एमसीक्यू वगैरह भी उन्होंने काफ़ी दिए हैं। उसमें स्पेशली उन्होंने यूपीएससी के सारे एमसीक्यू को कवर करने की कोशिश की है एनवायरनमेंट सेक्शन के। और जो परीक्षा वाणी है उसमें आपका एमसीक्यू और आपका कॉन्सेप्ट दोनों को समझाया गया है, बट थोड़ा सा लेंदी बुक है, तो आप देख लीजिए कि आप उसको किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं।
ठीक है। तो एनवायरनमेंट में आपको इस तरह से करना है। तो ये मैंने आपको जो बुक लिस्ट है या कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आप फॉलो कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। आप जो इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि ये तो सब बुक लिस्ट हो गई, हमको पता चल गया, हम किताबें ले आए, हमने देख लिया कि हाँ हमें ये किताब पढ़नी है। अब हम एक्चुअली में स्टार्ट कैसे करें, क्या पढ़ें। तो देखिए मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो अगर आप करेंगे तो उससे क्या है कि आप कम समय में इफेक्टिवली ज़्यादा पढ़ सकते हैं या ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा इन कंपैरिजन कि आपने बस किताब उठाई और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और आप एक पेज से लेकर के 600 पेज तक सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और कितना आपको रिटेन मिला, कितना एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आपको मालूम ही नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। जो भी 8-10 सालों में PCS के प्री जो हुआ है उसका आप बाज़ार से अनसॉल्व ले आइए या सॉल्व पेपर ले आइए और उसको एनालाइज़ करिए। उसका एक एक क्वेश्चन जो है वो देखिए कि कहाँ से पूछा जा रहा है। अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, या आपका यूपी स्पेशल है, या आपका करंट अफेयर्स है, तो आप देखिए कि करंट अफेयर्स में वो क्या चीज़ पूछ रहा है। वो समिट पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट डेज पूछ रहा है, या वो कोई इकॉनमी में रेपो रेट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है। आप ये एनालाइज़ करो। जो वो चीज़ पूछ रहा है वही आपको एक अलग कॉपी पर नोट डाउन करनी है कि हाँ करंट अफेयर्स में उसने इस तरह से ये पूछा था कि 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होगा, मेंस 2020 वर्ल्ड कप जो है वो कब हुआ था, ये उसने पूछा है। या उसने ये पूछा है कि जो इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स और रिपोर्ट होती हैं उसमें भारत की रैंक क्या थी। तो इस तरह से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड थीम है जिन पे यूपी PCS बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो वो आपको एक अलग कॉपी में नोट डाउन करना है कि करंट अफेयर्स में इस टाइप से ये चीज़ें पूछता है। सेम यही चीज़ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट इन सब के रिगार्डिंग करनी है। आपको हिस्ट्री खोलना है तो आपको देखना है कि बीते 10 सालों में हिस्ट्री से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है। अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ रहा है तो आपको वो टॉपिक्स देखने हैं कि उसमें उसने किसान आंदोलन पूछे हैं, या उसने आदिवासी आंदोलन पूछे हैं, उसने जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है उससे पूरा पूछा है, गांधीयन इरा से क्या पूछा है, उसने जो हमारे जो एक्ट्स बने थे, जो हमारे डिफरेंट समय पे जो हमारे 1857 की क्रांति हुई, फिर जो रिवोल्ट हुए, तो क्या पूछ रहा है। ये जब टॉपिक्स आप देखोगे और उसको एक जगह अलग नोट डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। और ये चीज़ आपको सारी सब्जेक्ट में करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री का बीते 8-10 साल का देखना है, आपको ज्योग्राफी का देखना है, आपको पॉलिटी का देखना है। आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा, एनालाइज कर पाओगे कि पॉलिटी में आर्टिकल्स जो हैं उनसे डायरेक्ट हर बार पूछता है। संविधान के जो संशोधन हैं या जो मेन प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हीं से हर बार पूछ रहा है। वो पंचायती राज से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, या जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन है उससे घुमा फिरा के हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। सरकरिया कमीशन हो गया, पुंछी कमीशन हो गया, धार कमीशन हो गया, इनसे हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब इस तरह से जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इससे लगातार 2-3 साल क्वेश्चन आ रहा है। जो आपका मल्टी डायरेक्शनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इससे 2010 में भी क्वेश्चन PCS में आया था, 2020 में भी आया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इससे रैंकिंग से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार इसमें पूछ लिया है कि उसकी गणना कैसे की जाती है, पैरामीटर्स वगैरह पूछ लिया। तो बेसिकली उनकी जो थीम है, उनके जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं, बशर्ते आपने अच्छे से एनालाइज किया हो तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपने ये जब थॉरोली एनालाइज कर लिया तो उसके बाद में आप जो घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर पेपर पूरा कंपाइलेशन आता है, घटना चक्र का पूरी सीरीज़ आती है जो हर सब्जेक्ट की, आप वो अपने पास रखो। जो भी टॉपिक्स आपने बीते सालों के पेपर में देखा है कि ये इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आप बुक से पढ़ो। ठीक है, बुक से हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जो भी पॉलिटी की जो भी बुक्स हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, सब आप बुक से रेस्पेक्टिवली पढ़ो। और जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद में वो जो घटना चक्र का कंपाइलेशन है उससे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि वो सारे क्वेश्चन आपके निकलते जा रहे हैं, क्योंकि आपने बुक से ऑलरेडी पढ़ लिया और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो इस तरह से आपका जो घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन पूरा रहता है, जो घटना चक्र मेन पूर्वावलोकन आती है आपकी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और जो बुक्स होती हैं उसमें से जो मेन टॉपिक्स हैं जो हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जितना भी आप ये पढ़ रहे हो, इसमें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिवाइज कितना करते हो। अगर आपने सपोज 4-5 टॉपिक करे हैं, आपने टाइगर रिजर्व्स पढ़े हैं, आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी हैं, आपने बर्ड सेंचुरीज पढ़ी हैं, तो आपने उनको रिवाइज किया है कि नहीं किया है? आपको याद है कि नहीं कि उड़ीसा में कौन सी है, जम्मू कश्मीर में कौन सी है, कर्नाटका में कौन सा नेशनल पार्क है, और आपका वेस्ट बंगाल में कौन सा है, MP टाइगर स्टेट है कि कौन सा है। ये सब चीज़ें आपको रिवाइज जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में नहीं टिकेंगी, क्योंकि आपने अगर कम समय में पढ़ ज़्यादा लिया तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ये तो लगेगा कि मैंने पढ़ा है, लेकिन आप सही आंसर नहीं निकाल पाओगे अगर आपने उसको बार बार रिवाइज नहीं किया है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको बराबर रिवाइज करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और
इतना अगर आप डेडिकेशन के साथ करते हो, डेली प्लान बना करके ये जो स्ट्रेटजी है इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो कि मुझे इतने टॉपिक्स करने हैं इस सब्जेक्ट से, और उतना अगर आपने कर लिया तो आपके 100 क्वेश्चन ज़रूर सही होंगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि यही तरीका है, यही लोग करते हैं जिनका निकलता है, इसी से होता है। ठीक है, तो आपको बस डेडिकेशन से नियमित रूप से पढ़ना है, प्रॉपर 6-7 घंटे 8 घंटे आपको देना है। अगर आप जॉब में हो, अगर आप वर्किंग हो, तो आप अगर 3-4 घंटे भी देते हो तो आपका काम चल जाएगा। और बुक्स की कमी नहीं है, बुक्स जो भी आपको कंफर्टेबल आप जिसमें रहो आप वो पढ़ो। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर जो कंपाइलेशन आता है और जो ल्यूसेंट आती है, ये आपकी पहले भी इंपॉर्टेंट थी, आज भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा जो बुक्स की जो वैल्यू बढ़ी है वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि अब जो यूपीपीएससी है उसने अपने क्वेश्चंस का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया है, वो यूपीएससी की तर्ज पे जा रहा है। तो इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट और घटना चक्र पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी, उनको भी रेफ़र करना पड़ेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको फैक्ट्स भी रटने हैं, फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, एज वेल एज आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। तो इसलिए आपको ये एक हॉलिस्टिक तरीका था, एक अप्रोच थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। लगातार पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और अगर आपका कोई दोस्त यार है जो नीडी है, जिसे इन सब चीज़ों के बारे में जानना है या उसे डाउट्स हैं, तो आप उसको भी मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। कीप सपोर्टिंग, लगातार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।